हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 2। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जाति का, लिंग का, सांप्रदायिक विभेद का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जाति का अर्थ क्या होता है? तो जाति का अर्थ है किसी भी धर्म में अनेक प्रकार की जाति होती है। जैसे अगर हम लोग हिंदू धर्म लेते हैं तो हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में भी अनेक प्रकार की जाति है। जैसे कोई क्या है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई चमार भी है, कोई दुसात भी है, तो कोई यादव भी है। तो अलग अलग एक ही धर्म में अलग अलग जाति हो सकती हैं। लिंग के आधार पर तो पहला हम लोग देखें क्या कि जाति के आधार पर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है लैंगिक, लिंग के आधार पर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिंग का आधार कहने का अर्थ है कि कोई पुरुष से या महिला, इस पर भी राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड है सांप्रदायिक विभेद। सांप्रदायिक विभेद का अर्थ है कि किसी अपने धर्म को दूसरे के धर्म से ऊंचा मानना। इसका सांप्रदायिक का अर्थ क्या है कि अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा मानना, यही सांप्रदायिकता है। मतलब धर्म के आधार पर भी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आइए हम लोग इसके सबसे पहला समझेंगे कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखेंगे विश्व में लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद देखने को मिलता है। पूरा दुनिया भर में लिंग के आधार पर और सांप्रदायिक के आधार पर ही भेदभाव देखने का मिलता है। विभेद का अर्थ होता है भेदभाव। मतलब तो विश्व में किसके आधार पर भेदभाव है? तो सिर्फ लिंग के आधार पर और सांप्रदायिक के आधार पर। सांप्रदायिक मतलब सिंपली तौर से आप समझ सकते हैं धर्म के आधार पर। लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है विश्व में। परंतु भारत में क्या है? भारत में एक तीसरा प्रकार का भेदभाव है जो क्या है? जातीय विभेद। मतलब जाति में भेदभाव ही क्या है? भारत की मुख्य समस्या है। तो परंतु जातीय विभेद की समस्या मुख्य रूप से भारत में देखने को मिलती है। तो भारत में तीनों प्रकार की भेदभाव देखने को मिल गया। जातीय भी देखने को मिलेगा, लैंगिक भी मिलेगा और सांप्रदायिक भी मिलेगा आप लोग को देखने का, मतलब धर्म के आधार पर भी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जाति के उत्पत्ति के बारे में। जाति पर राजनीति का प्रभाव देखना हम लोग को, तो उससे पहले समझना पड़ेगा कि जाति का उत्पत्ति कैसे हुआ। समझते हैं इसको। प्राचीन काल में विभिन्न जातियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। बहुत प्राचीन समय में कोई भी जाति में भेदभाव था ही नहीं। परंतु धीरे धीरे जाति विभेद की प्रथा शुरू हो गई। मतलब जाति विभेद कहने का अर्थ कि जाति में भेदभाव की प्रथा शुरू हो गई। अब इस जाति की उत्पत्ति का जो भेदभाव है उसको समझने के लिए हमको क्या समझना होगा? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? तो मेनली वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था ये ऋग्वेद में एक व्यवस्था है जिसके बारे में समझते हैं हम लोग। वर्ण व्यवस्था का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। ये क्या था? तो वर्ण व्यवस्था में बता दिया गया कि जो ब्रह्मा भगवान हैं उनसे क्या हुआ कि उनसे 4 प्रकार के वर्ण निकले। जैसे ब्रह्मा के मुख से जो निकला उन्हें ब्राह्मण कहा गया, जो छाती से निकले उन्हें क्षत्रिय कहा गया, जो जंघा से निकले उन्हें वैश्य कहा गया, और जो पैरों तले से निकले उन्हें शूद्र कहा गया। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी? तो 4 प्रकार की। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आइए इन सबको समझते हैं। ब्राह्मण का क्या कार्य था वर्ण व्यवस्था के समय? ब्राह्मण का कार्य था कि शिक्षा क्षेत्र में, मतलब पठन पाठन की क्रिया कौन करवाता था? तो ब्राह्मण करवाते थे। क्षत्रिय कौन थे? तो योद्धा प्रवृत्ति के जो लोग थे उन्हें योद्धा कहा जाता था। वैश्य मतलब व्यापार में जो लोग सम्मिलित थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। और श्रम मतलब काम कार्य या तीनों लोगों के, इन तीनों की सेवा करने के लिए किसका जन्म माना जाता था? तो शूद्र का।
ठीक। तो वर्ण व्यवस्था क्या था? तो वर्ण का अर्थ होता है चुनना। वर्ण का अर्थ क्या होता है? चुनना। मतलब कि प्राचीन समय में जाति व्यवस्था तो थी नहीं, सिर्फ क्या थी? तो वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण का अर्थ होता है चुनना। मतलब कहने का अर्थ कि कोई भी व्यक्ति अगर वह शिक्षा का कार्य चुनता है तो वो किस वर्ण में चला जाएगा? तो ब्राह्मण वर्ण में। अगर कोई व्यक्ति योद्धा प्रवृत्ति से है, योद्धा प्रवृत्ति मतलब लड़ने झगड़ने में है, तो वो क्या हो जाएगा? वो किस वर्ण में चला जाएगा? क्षत्रिय। व्यापार, अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो वो किस वर्ण में चला जाएगा? वैश्य। अगर कोई व्यक्ति श्रम करता है, कार्य करता है, तो वो किस वर्ण में चल जाएगा? शूद्र। ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि वर्ण व्यवस्था जो है किस आधार पे था? तो कर्म के आधार पे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको वर्ण दिया जाएगा। मतलब आप कर्म करिएगा शिक्षा क्षेत्र में तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। कोई जाति व्यवस्था उस वक्त नहीं थी। ये ऋग्वैदिक काल का समय हम बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद समय धीरे धीरे बदलते गया। आइए उसके बाद समझते हैं हम लोग। समय के साथ वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था वो किस में बदल गया? जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। जो वर्ण व्यवस्था था वो किस में बदल गया? तो जाति व्यवस्था में। ठीक है। जाति व्यवस्था क्या था? तो जाति व्यवस्था जो था किस आधार पे था? तो जन्म के आधार पे। कहने का अर्थ यह है, हम लोग यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कर्म आधार पे लिखे, यहाँ पे जन्म आधार पे। कहने का अर्थ था या इस वर्ण व्यवस्था में कि जितना भी कोई भी कार्य कर रहे थे वो आप जिस कार्य कर रहे हैं तो उस वर्ण में चले जाते थे। लेकिन ये जाति व्यवस्था में क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण है, समय के साथ बदलते गया, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, उसका जन्म अगर ब्राह्मण में हो रहा है परिवार में, तो वो क्या हो गया? ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म क्षत्रिय में हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय ही कहलाएगा। ये क्या हो गया? जन्म के आधार पे। यहीं से चालू हो गया क्या? जाति व्यवस्था। तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की जाति के बीच, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की जातियां हैं? तो 4 प्रकार के। हम लोग अभी पढ़े हैं। यही जो वर्ण व्यवस्था था ये किसका रूप ले लिया था? तो जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। तो जाति कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। अब इन 4 प्रकार की जातियों से भी टूट कर अलग अलग उपजातियां बन गई। तो भारत में ऑलमोस्ट कितनी उपजातियां बन गई? तो ऑलमोस्ट 3000 उपजातियां हो गई हैं आज। इस कारण से भारत में क्या हो गया है? राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड़ने लगा है। तो इसका परिणाम क्या है? जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जातिवाद के कुप्रभाव। मतलब भारत में जातिवाद का क्या बुरा प्रभाव पड़ा। पहला, इसमें 5 पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे को अश्रद्धा और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। भारत में अलग अलग जाति के लोग हैं जिनसे क्या हो गया? वो लोग अपने को एक दूसरे से घृणा करने लगे, जिसका परिणाम हम लोग को भी देखने को मिला। इसका परिणाम क्या हुआ? लोगों में असमानता और फूट की भावना बढ़ गई। सेकेंड पॉइंट है राष्ट्रीय एकता पर। मतलब जातिवाद का प्रभाव राष्ट्रीय एकता पर भी पड़ता है। अगर अलग अलग जाति के लोग अगर अलग अलग समूह बना लें तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र में भी टूटने का भावना, राष्ट्र टूट की ओर बढ़ सकता है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है जातिवाद का ही परिणाम है कि समाज में तिलक दहेज की प्रथा विकसित हो गई। तिलक दहेज की जो प्रथा है उसको विकसित होने का मुख्य कारण जातिवाद को ही माना जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट भी हो गया समझ में। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक प्रगति में रुकावट। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जातिवाद के कारण आर्थिक प्रगति में भी रुकावट हो जाती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है जातिवाद के कारण समाज में रूढ़िवादी और सामाजिक कुरीतियों का विकास होता है। जातिवाद के कारण क्या है? समाज में कैसा?
रूढ़िवाद कहने का अर्थ यह है कि पारंपरिक मान्यताओं को मानने वाला। पारंपरिक मान्यताओं को मानने वाला को क्या कहा जाता है? रूढ़िवाद है। मतलब कि कोई पहले से, अगर हम समझ सकते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लें, अगर कि कोई सती प्रथा है, सती प्रथा जो आज बहुत साल पहले चलते आया, लेकिन फिर भी ये क्या था? वे परंपरा थी। इसको बहुत सारे लोग जो थे बदलना नहीं चाहते थे। वो किस प्रकार के लोग थे? तो रूढ़िवादी लोग। मतलब पारंपरिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों को रूढ़िवादी कहा जाता है। तो जातिवाद के कारण समाज में रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों का विकास होएगा। सामाजिक कुरीतियाँ कहने का अर्थ सामाजिक बुराइयाँ। तो समाज की जो बुराइयाँ हैं उसका भी विकास क्यों हुआ? तो जातिवाद के कारण। थैंक यू।